हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। लुसेंट ऑब्जेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। 12 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम 13th चैप्टर में हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। 19 क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किए। चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, फॉरेन ट्रेड के सेकेंड पार्ट की, और इस वीडियो में फॉरेन ट्रेड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जान लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में, जो पेड कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये हमारे कुछ कोर्सेज है: बीपीएससी, एचपीएससी, यूकेपीएससी, घटना चक्र, करंट अफेयर्स, सीसैट और बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। क्या क्या हम कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहे हैं अंडर दीज कोर्सेज, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। साथ ही साथ आपको प्राइस भी सबके सामने हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इनमें से कुछ भी कोर्स आपको चाहिए, ये रहे कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज, इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो आप हमें बेशक क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और कोर्स है जो इसमें कवर नहीं हो पा रहा है, वो कोर्स है एनसीईआरटी का समरी सार। एनसीईआरटी का समरी बुक आता है पूरा, तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। 1000 उसका प्राइस है, तो कुछ भी चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, ईसीजीसी इज रिलेटेड टू। ईसीजीसी किस से रिलेटेड है? तो ईसीजीसी पहले है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। ईसीजीसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये होता है ईसीजीसी का पूरा नाम। तो नाम से ही पता चल गया कि भाई किससे रिलेटेड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है ना, उसमें एक्सपोर्ट जब आप कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत सारे खतरा रहता है ना। जैसे कंसाइनमेंट जा रहा है, हो सकता है वो शिप डूब जाए, हो सकता है आग लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो आप चाहते हैं कि आप जो कंसाइनमेंट भेज रहे हैं उसका उस एक्सपोर्ट का आप ना इंश्योरेंस करवा ले, ताकि आपको ज़्यादा झटका ना सहना पड़े, किसका नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है, तो इसी सेक्टर में काम करती है ईसीजीसी। पूरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका काम है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस करने का। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस। तो अभी तो हमने बात की ईसीजीसी, सिंपल आंसर हो जाएगा ईसीजीसी। नेक्स्ट है, फ्री ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू अ पॉलिसी वेयर देयर इज। फ्री ट्रेड पॉलिसी किसे कहते हैं? जहां पे क्या एब्सेंस होता है, क्या कौन सी चीज नहीं होती है? तो देखिए, टैरिफ एब्सेंट होता है। फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होगी? जैसे मान लीजिए इंडिया ने ये बोल दिया कि जो फॉरेन ट्रेड होगा ना हमारे यहाँ, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगे, उस पर हम टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, यानी कि टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं भाई। तो फिर टैरिफ ना लगाने से फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे आपके कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहेंगे आपके कंट्री के साथ, है ना। तो टैरिफ जहाँ पे एब्सेंट होता है उसे कहते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी। और ये पॉलिसी क्यों अपनाई जाती है? इससे तो भाई आप कहोगे यार टैक्स नहीं लेंगे तो घाटा हो जाएगा, टैरिफ नहीं लेंगे तो घाटा हो जाएगा। घाटा हो जाएगा, बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी तो है। इससे आपके यहाँ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, तो फॉरेक्स बढ़ रहा है ना, आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है ना, तो ये फ़ायदा है। इसीलिए फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई जाती है। ठीक है, ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगे हुए टैक्स को क्या कहते हैं? कस्टम टैक्स कहते हैं। ठीक है, ट्रेड टैक्स मत मार दीजिएगा, ट्रेड टैक्स कुछ नहीं होता है, कस्टम टैक्स होता है। नेक्स्ट है, इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ। इनविजिबल एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? क्या प्रोहिबिटेड गुड्स के एक्सपोर्ट को इनविजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं? ना जी ना। अनरिकॉर्डेड गुड्स को नहीं। गुड्स थ्रू स्मगलिंग, स्मगलिंग ट्रेड में कब से आ गया? ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? सर्विस को जब आप सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है गुड्स और एक होता है सर्विसेज। तो गुड्स तो भाई फिजिकल फॉर्म में होता है, हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, गुड्स कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गुड्स ग्रेन्स हो सकते हैं, है ना, टेक्सटाइल हो सकता है। ये सारे गुड्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। सर्विस में क्या हो सकता है? जैसे एजुकेशन हो सकता है, जैसे हेल्थ हो सकता है, ये सब सर्विस में आ जाता है ना। तो सर्विस दिखाई नहीं देता है, सर्विस को बस फील किया जा सकता है, इसीलिए सर्विस के एक्सपोर्ट को हम कहते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे?
जेनेवा में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ये हमने पढ़ लिया था पहले वीडियो में, ठीक है। और इसके हेड कौन है ये भी हमने पढ़ा था, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री ट्रेड जोन इज़ वन। फ्री ट्रेड जोन किसे कहते हैं? जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है, जो ट्रेडिंग है, जो लेन देन हो रहा है, वो क्या होता है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के होता है, ठीक है। तो वेयर ट्रेड इज डन विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, उसी को कहते हैं फ्री ट्रेड जोन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग गवर्नमेंट कंपनी ऑफ इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग गवर्नमेंट कंपनी इनमें से कौन है भाई, इनमें से कौन है? तो वो है मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया की अगर बात करें तो। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है SEZ एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट है ये कब पास किया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे जोन बना दिए जाते हैं जहाँ पे स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा कब इस बिल को पास किया गया, इस एक्ट को कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 2005 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? देखिए, एक कंट्री ट्रांजेक्शन करती है तो वो इंपोर्ट भी करेगी और एक्सपोर्ट भी करेगी, है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करेगी ना। तो जब इंपोर्ट करेगी तो उसके पास से पैसे क्या होंगे, जाएंगे, है ना, माइनस में होंगे। और जब एक्सपोर्ट करेगी तो पैसे आएंगे, प्लस में होगा। तो इन दोनों का लेखा जोखा जिस अकाउंट में किया जाता है ना, उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में किन तरीके के ट्रेड को दिखाया जाता है? विजिबल ट्रेड को, इनविजिबल ट्रेड को, डेट्स को, क्या सबको दिखाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। इंपोर्ट करेंगे तो इसके लिए डेट आप ले सकते हैं, तो डेट भी आप दिखाते हैं। विजिबल ट्रेड यानी कि गुड्स का ट्रेड करते हैं, उसको भी दिखाते हैं। इनविजिबल ट्रेड यानी कि सर्विस का ट्रेड करते हैं, उसको भी दिखाते हैं, है ना। तो ये सब आप दिखाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट है अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसे क्रेडिट लेटर भी कहते हैं बहुत लोग। और ये एक गारंटी होता है जो कि किसी बैंक के द्वारा दिया जाता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। आप मान लेते हैं आप है इंपोर्टर, यू आर इंपोर्टर, आप कुछ सामान खरीद रहे हैं फॉरेन से। योर कंपनी इज इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम फॉरेन कंपनी। तो वो क्या बोलेगी कि भाई मुझे ना पेमेंट मिल जाना चाहिए। वो जो फॉरेन कंपनी है वो कहेगी मुझे पेमेंट मिल जाना चाहिए टाइम पे। तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल टाइम पे पेमेंट मिल जाएगा, हम पेमेंट कर देंगे। बट वो आपकी बात क्यों मानेगा? आपके पास क्या ऐसी अथॉरिटी है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो आपकी बात मानेगा? तो वो किसकी बात मानेगा? वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात मानेगा जो कि फाइनेंशियली डील करता है, जो कि थोड़ा रेप्यूटेड है। तो आप क्या करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हैं एक किसी बैंक से। बहुत सारे बैंक्स हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं। तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन होता है जितना भी अमाउंट आपको पे करना है फॉरेन कंपनी को, वो अमाउंट उसमें मेंशन होता है। और वो गारंटी देता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट की फला आदमी, मान लेते हैं आपका नाम ए है, या ठीक है आपका नाम AB है, AB आपका नाम है, ठीक है, AB डिविलियर्स है आप। तो कह रहे हैं कि AB ने जो आपसे इंपोर्ट किया है वो पैसा इस डेट को बिल्कुल सही अमाउंट में आपके पास पहुंच जाएगा। और किसी सर्कमस्टांसेस में अगर AB ये पैसा देने में नाकाम हो जाता है तो इसके बदले में पैसा कौन पे करेगा? हम पे करेंगे, मैं पे करूंगा, मैं एक बैंक हूँ। तो बैंक इशू करती है लेटर ऑफ क्रेडिट। और इसमें क्या होता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा इशू किया जाएगा भाई, कौन ये देगा लेटर ऑफ क्रेडिट? तो बोथ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों देते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर जब देगा तो कहेगा कि हम सामान पहुंचा देंगे सर इतने टाइम में इतने बजे, ठीक है। और इंपोर्टर कहेगा कि हम भाई पे कर देंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है Which of the following organization is involved in the providing the insurance against various risks to the exporter? Which of the following organization is involved in providing the insurance against various risks to the exporter? ठीक है, आप एक्सपोर्टर है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे रिस्क इसमें आते हैं ना। रिस्क किस तरीके के आते हैं भाई? माल खराब हो सकता है जाते जाते, आग लग सकती है, डूब सकता है, चोरी हो सकता है, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए उस कंसाइनमेंट का, उन एक्सपोर्ट मटेरियल्स का क्या किया जाता है भाई? उन एक्सपोर्टिंग मटेरियल का इंश्योरेंस किया जाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी ना वो इंश्योरेंस, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करती है? क्या RBI करती है? नहीं करती है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है? नहीं करती है। कौन करती है? आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं। एक्सिम बैंक करती है क्या? थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर देते हैं
थोड़ा सा और, हाँ। एग्जिम बैंक नहीं करती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन करती है क्या? बिल्कुल करती है। तो ईसीजीसी करती है ये काम इंश्योरेंस करने का। पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी हमने ये बात डिस्कस की थी, है ना। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एक्ट बिकेम इफेक्टिव। कब ये इफेक्टिव हुआ? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 2005 में इसको क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था पार्लियामेंट में। 2006 से ये बिल्कुल इफेक्टिव हो गया, काम करने लग गया था अपना, ठीक है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट एज पर गवर्नमेंट रूलिंग्स द मैक्सिमम एरिया अलाउड फॉर अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैक्सिमम कितने एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप बना सकते हो, है ना। तो ये बना सकते हैं 5000 हेक्टेयर में। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज शोन एन अप्रिशिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991। एक है भाई असर्शन, दूसरा है रीजन। असर्शन सही है, रीजन सही है, और अगर रीजन असर्शन को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ए आंसर होगा। अगर दोनों सही है बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो बी होगा। अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन होगा, और अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो डी ऑप्शन होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज शोन एन अप्रिशिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991। यानी कि 1991 के बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। तो भाई 1991 का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया है? तो अगर आपको याद हो तो 1991 में NEP आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें 3 मेजर्स को अपनाया गया था, है ना। देन गवर्नमेंट के द्वारा, देन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, देन इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा। क्या वो पॉलिसीज थी? LPG पॉलिसी लाई गई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। जिससे क्या हुआ था कि भाई ट्रेड, फ्री फ्लोइंग ट्रेड हो सके इंडिया में। तो इसके वजह से एक्सपोर्ट में काफ़ी बूम देखने को मिला था। तो पहला तो भाई ये जो असर्शन है ना बिल्कुल सही बात है, ये सही है स्टेटमेंट। अब रीजन पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिस्टोर्ड टू डिवैल्यूएशन। अभी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंडिया हैज़ रिस्टोर्ड टू डिवैल्यूएशन, सॉरी रिस्टोर्ड नहीं है, क्या रिसोर्टेड, हाँ रिसोर्टेड टू डिवैल्यूएशन। अभी डिवैल्यूएशन का क्या मतलब हो गया? डिवैल्यूएशन का मतलब कि मनी में डिवैल्यू की गई थी, थोड़ा बहुत मनी को थोड़ा कम किया गया था, करेंसी के प्राइस को थोड़ा कम किया गया था ताकि एक्सपोर्ट हो सके। देखिए जब आपकी मनी की वैल्यू तो किसी और कंट्री के मनी के वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो जाए तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई अमेरिका बोलेगा कि अरे यार डॉलर के मुकाबले रुपया काफ़ी सस्ता हो गया है, मतलब मैं ₹1 में मैं अपने $1 लेके जाऊँ तो इंडिया का बहुत सारा माल खरीद के ला सकता हूँ, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप मनी डिवैल्यू करेंगे तो एक्सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ जाएगा। तो दोनों सही है और आर ए को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, यानी कि पहला ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लियर नेम ऑफ WTO। अर्लियर नेम WTO का पहले का नाम क्या था? तो भाई GATT, ये अर्लियर नेम था किसका? WTO का, ठीक है, जो कि 1995 में GATT एब्जॉल्व हो गया किसमें? WTO में। GATT क्या था? GATT था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये था GATT, गैट। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फेमा इन इंडिया? फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया था? रिप्लेस किया था। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहे कि द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन द ईयर 2001। तो ऐसा नहीं है। कब रिप्लेस किया गया था भाई? 1999 में किया था रिप्लेस, तो ये तो गलत हो गया। पहला है फेरा वॉज गिवन अ सनसेट क्लॉज ऑफ 1 year till 31 May 2002 टू इनेबल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेंडिंग इशूज। फेरा को बिल्कुल टाइम दिया गया था 31 मई 2002 कि जितने भी ED के द्वारा जितने भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग इशूज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, तो ये सही है। तीसरा है अंडर फेमा वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स हैज़ कॉज टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और डी है एज पर द न्यू डिस्पेंशंस इन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED कैन अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट द पीपल फॉर द वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल, तो ऐसा भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। बैलेंस, फिर से वही है, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट represents better picture of a country economic transaction with the rest of the world than balance of trade। बिल्कुल सही, बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करते हैं कि भाई कितना ट्रेड हो रहा है किसी कंट्री के साथ, इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ। रीजन कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स दिखाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट में विजिबल प्लस इनविजिबल आइटम सबको दिखाते हैं, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर पिक्चर रिप्रेजेंट कर पाता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। तो ए आर जो है ए को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है और दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38th क्वेश्चन है, नामा 11 ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रिक्वेंटली अपीयर्स इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नामा जो 11 ग्रुप है वो क्यों चर्चा में बनी रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो अफेयर्स हैं, जो है बातें, उसके बारे में ये चर्चा में बनी रहती हैं। नेक्स्ट है द SEZ एक्ट 2005 स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 विच केम इनटू इफेक्ट इन February 2006 हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, SEZ एक्ट के। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग। अब इनको पढ़िए और बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बिल्कुल सही, डेवलपमेंट करना इसका है उद्देश्य। दूसरा है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ये भी सही बात है। एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली। क्या सिर्फ सर्विसेज को प्रमोट करना ही SEZ का काम है, ये पूछ रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 and 3, ये सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के। और लास्ट क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड का, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इनमें से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर शामिल किया जाए तो इसमें क्या शामिल हो जाएगा। तो देखिए, सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, जो फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में है, क्या वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, तो बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। सेकंड है मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, क्या जो फॉरेन के लोगों ने इंडियन कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो बिल्कुल होगा। और कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, ऐसे कंपनीज जो कि फॉरेन कंपनी के द्वारा फाइनेंस किए जा रहे हैं, क्या ये शामिल होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि वो हिस्सा भी तो ले रहे हैं ना हमारे प्रॉफिट से। और फोर्थ है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो कोर्सेज मैंने बताए, इनमें से कोई भी कोर्स चाहिए आपको तो बिल्कुल आप हमें कॉल या मैसेज के थ्रू पता कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, और उसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक दोनों आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जाके हमें लाइक और फॉलो कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है prepnagari.com, PREPNAGARI prepnagari.com। तो वहाँ पे जाके आप हमें एक बार देख लीजिए, उस वेबसाइट को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।